सुप्रभात बच्चों। हम लोग पाठ 12 रानी की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि महादेवी वर्मा के घर पर रानी आ जाती है और उसका नाम ताज रानी है, जिसे रामा से पता चला और बच्चों के मन में एक तरह से पहले उसके प्रति गुस्सा था, ईर्ष्या थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्हें पता चला कि ताजमहल भवन की रानी है और उन लोगों ने कहानियाँ भी सुनी थी कि राजा रानी को घर से निकाल देता है, जिससे इन बच्चों के मन में रानी के प्रति हमदर्दी, सहानुभूति का भाव एकाएक उनका गुस्सा पिघल जाता है और उस रानी को हर एक तरह की सुविधा देने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते बच्चों आगे यहाँ पर पेज नंबर 49 पर लास्ट पैराग्राफ पर, वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बसी जैसी है। छवि यानी उसका प्रतिबिंब, उसके चेहरा, बराबर। कि लिख क्या बता रहे कि बचपन की घटना घटित हुई है, लेकिन इतनी उम्र हो जाने के बाद भी वो चित्र अभी तक आंखों में ऐसा अंकित है, आंखों में बसी हुई है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, जिस पर दृष्टि फिसल जाती, अनेक दृष्टि यानी निगाह, जहाँ निगाह जाती वहाँ निगाह हटने का नाम नहीं लेती। और फिर खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलते आयाल का बड़ी काली आयाल आने के साथ आप लोगों को पता आयाल का मतलब क्या है बच्चों? घोड़े के गर्दन पर के बाल, बराबर, जो बाल होते हैं, बराबर, उसे कहते हैं आयाल। बराबर क्या है? छोटे कानों के बीच माथे पर झूलता आयाल, उसके आयाल कहाँ झूल रहा है? उसके माथे पर, उसके चेहरे पर। बड़ी काली स्वच्छ ने सब मध्य के कहते हैं कि ट्रांसफर, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं, साफ सुथरी। ओके, फिर यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, और उसी पैराग्राफ को पेज नंबर 50 पर देखेंगे कि यहाँ पर है कि मतलब कि क्या, हाँ, स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें कैसी हैं? पारदर्शी, कि आर पार देखा जा सके ऐसी आंखें, यानी इतनी सफ़ेद, ट्रांसफर जिसे कहते हैं, पारदर्शी ट्रांसफर। लाल नथुने यानी नाक, जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती। उजले दांत, उजले यानी सफ़ेद, एकदम दांत कैसे, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, बराबर, दांत कैसा होते हैं? बहुत एकदम सफ़ेद, वैसे उसके दांत। और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह तो लोहा चबाते रहने पर भी छत बिछत नहीं होता था, बराबर। छत बिछत आने की जिसे कहते हैं कि घायल, नुकसान, कि अपने मुंह से वो क्या करती थी कि लोहे जैसे उसको लोहे में बांधा था, जंजीर में बांधा था, उस जंजीर को भी वो चबाती थी। फिर उसके दांत में, उसके मुंह में किसी भी तरह का क्या मतलब कि चोट नहीं थी, उसका मुंह किसी भी तरह से घायल नहीं था, बराबर। तो ये क्या है? ये मतलब कि उस घोड़े की मतलब कि उसके स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है कि उसके बाल जो हैं बहुत लंबे हैं, मतलब कि सिर पर लटके हुए, उसकी आंखें पारदर्शी, उसकी जो नाक है, नाक को फुला फुला कर चारों ओर से उसकी जो गंध वो लेती रहती, दांत एकदम सफ़ेद हैं, जीभ मतलब कि जीभ बहुत लाल है, और उसके जो ओठ है गुलाबी रंग का, उसका मुंह लंबा है, और उसके मतलब कि जो दांत है बहुत मजबूत है कि वह लोहे को भी चबाती रहती मुंह में, फिर उसका किसी भी तरह का मुंह में नुकसान होता नहीं है। ऊंचाई के अनुपात से पेट की चौड़ाई अधिक है। ऊंचाई उसकी ऊंचाई नहीं, हाइट, ऊंचाई के अनुपात से पेट की चौड़ाई अधिक, ऊंचाई लंबाई कम है लेकिन वो चौड़ी ज़्यादा है, ऐसा। सुडौल मजबूत पैर, सुडौल यानी सुंदर, भरावदार उसके पैर हैं, ओके। और सघन
पूछ तो मक्खियाँ सघन अने घने, बराबर। सघन अने घने बाल है उसके पूछ पे। मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोर छल के समान उड़ती गिरती है। कि जो उसकी पूछ है, पूछ से वो क्या करती है, उसके घने घने उसके बाल, पूछ में घने बाल है, और अपने पूछ से क्या करती है कि जिस तरह मोर का जो पंख होता है, बराबर। कई बार देखते हैं कि मंदिरों में जब भगवान की आरती वगैरह होती है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, मोर पंख मतलब कि भगवान को हवा दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर कि जो ताज रानी है उसके शरीर पर कि अपने पूंछ से क्या करती है, मक्खी उड़ाने का भी काम वो करती रहती है, उसकी पूंछ उड़ती गिरती रहती है। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, बता रहे उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ ने लंबे बराबर कालाने समय के उपरांत के बाद भी क्या है, स्मृति पटल यानी कुछ चीज़ें उन्हें याद आ जाती हैं, स्मृति यादें आ जाती, बराबर, यानी कि याद दिला जाती है। वैसा रेखाएं जैसे उभर आती हैं, जैसे कि आदर्श शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगता है, बराबर। मतलब कि जिस तरह कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, बराबर, और उसे हम बहुत याद करने की कोशिश करते हैं, और एकाएक लिखे हुए जो सुंदर अक्षर होते हैं हमारे आँखों के सामने क्या कर जाते हैं, एक तरह की रोशनी फैला जाती है, बराबर, उसे हम भूल पाते नहीं। जैसे किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती, बहुत सुंदर होती, उसे देखते हैं तो कहते हैं वाह कितनी अच्छी राइटिंग है, बराबर। तो उसकी राइटिंग उसके अक्षर को भुला नहीं पाते। वैसे लेखिका भी यहाँ पर वही बता रही हैं, बराबर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ताज रानी के स्वरूप का वर्णन कैसा है, उसका वर्णन किया गया है। अब उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पर कि हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों ना हुई होती, तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। यानी कि बच्चों की क्या है, मनोवैज्ञानिक सोच है कि जिस तरह ये छोटे मतलब नेला और कुतिया छोटे छोटे हैं, उन्हें हम गोदी में उठा करके लेकर के अपने कमरे में अपने साथ इसे सोते हैं। अगर ये ताज रानी भी अगर छोटी होती तो इसको भी हम क्या अपने कमरे में लेकर के जाते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारे अराजकता का कार्यालय बना था, बराबर। ये बता रहे हैं कि अस्तबल यानी कि जहाँ पर घोड़े को बांधा जाता है, जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है उसे अस्तबल कहते हैं। यानी घोड़े के बांधने के स्थान को शब्द समूह के लिए एक शब्द था, उसे अस्तबल, बराबर। तो उसे कहाँ बांधा गया था, उसे बरामदे में ही बांधा गया था, वहीं उसकी अव्यवस्थाएं थी, बराबर, वहीं उसको रहने का, हम उसको कहीं ले जा सकते नहीं है, बराबर। अराजकता का कार्यालय बना, तो सब कुछ उसका वहाँ पर उसका खाना रहना, बराबर, उसकी सारी व्यवस्थाएं वहीं पर ही थी। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे, उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा, बराबर। कि बता रहे हैं कि जो बरामदा था, बरामदा कि मतलब कि वो बरामदे में घोड़े बांधने के लिए तो बनाया नहीं गया था, और वहाँ पर जो दीवारें थी वो दीवार में ताके थे, छोटी छोटी अलमारियाँ थी, वहाँ पे क्या करते तो वहाँ पर हम अपनी इच्छा के मुताबिक जो हमारी चीज़ें होती थी उसे हम वहाँ रखते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि सुरक्षा विस्थापित, बराबर, कि वहाँ से हमारी चीज़ों को क्या किया गया, वहाँ से हटा दिया गया। हम वहाँ पर क्या रखते थे, खिलौनों का परिवार, राजा रानी जो भी होते थे, छोटे छोटे उनके बच्चे, वो सब वहाँ पर हम लोग रखते थे। लेकिन उस बरामदे से उस ताक से, उस अलमारी से, वहाँ से सब कुछ हटा दिया गया, और वहाँ पर क्या है, उस बरामदे में अब ताज रानी को रखा जाने लगा, बराबर। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है कि रानी का गर्दन झूल झूल कर, उसके कान और आयल में फूल खोस खोस कर, उसको बिस्किट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े दिनों में हमने ऐसी मैत्री कर ली कि हम न देखने पर भी वह स्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगी।
कि बता रही लेखिका कि थोड़े दिनों में हमने क्या किया कि हमने रानी के साथ उसके साथ मित्रता स्थापित कर ली और उसके गर्दन में मतलब जाते थे वहाँ पर उसके पास उसके गर्दन के साथ झूला झूलते थे, उसके बालों में फूल खोस देते थे, उसको बिस्किट खिलाते थे। बराबर ऐसे कर करके उसके साथ हमारी बहुत क्या हो गई, बहुत अच्छी मित्रता हो गई। और समय के साथ साथ फिर उसके बाद क्या शुरू हुआ इनका, फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं फिनिश पैराग्राफ कि फिर हमारे घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरा और बहन के लिए सामान छोटी पर सुंदर 3 जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाले ऐसी जीन बनाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय न रहे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसको वहाँ लाया गया और फिर इन लोगों की उस घोड़े पर क्या घुड़सवारी शुरू हो गई। इनके उनकी बहन के लिए क्या छोटी जीन और इनके भाई के लिए क्या चमड़े वाला घेरे वाला, यानी कि वो छोटा है जिसकी वजह से वो गिर न जाए, उसकी वजह से वो जीन बनाई गई। कहने घोड़े के जो पीठ पर बैठते हैं उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ऊपर जीन रखा होता, कपड़े का बना हुआ होता है, और पैर फंसाने के लिए भी बैलेंस, जिससे संतुलन न खो, बैलेंस न चला जाए। और इस तरह से सारी व्यवस्थाएं अब की जा रही है घुड़सवारी करने के लिए। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते, क्या होते थे, आरूढ़ यानी सवार होते, और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते, स्कूल से लौटने पर तीसरी पहर यानी शाम के समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता, परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल कर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर हमें संतोष नहीं मिलता था। बता रहे कि धीरे धीरे उस घोड़े पर क्या हमारी सवारी तो शुरू हो गई। बाहर चबूतरे के पास ले जाते थे, चबूतरे पर हम चढ़कर उसके ऊपर चढ़ जाते थे। जो छुट्टन है उसको साथ दौड़ता रहता था, लेकिन हम लोग उस पर सवारी करते थे। सुबह में मेरे भाई और बहन और शाम के समय मेरी, लेकिन उस मतलब कि राजधानी के ऊपर जब घुड़सवारी करते थे तो मेरे भाई बहन भी क्या साथ में, उनको भी इच्छा होती थी। इससे हमारी घुड़सवारी करते समय हमें संतुष्टि नहीं मिलती थी। और कई बार तो जहाँ रानी को बांधा जाता तो वहाँ पर अस्तबल में जाते थे, उसकी गर्दन को पकड़ कर झूलते थे, वहाँ स्टूल रखकर उसकी पीठ पर बैठ जाते थे। लेकिन जब वो एक जगह खड़ी रहती थी, लेकिन जब उसके पीठ पर बैठ कर जब वो चलती है तो उसका आनंद और होता है। वही बता रहे हैं कि हमें संतुष्टि नहीं मिलती थी। और बस, और फिर उसके बाद कि हाँ, अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सब सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए। यानी छुट्टी, गर्मी का समय, छुट्टियां हैं तो सब लोग सो गए, तो उसे खोलकर ये लोग बाहर ले आए, भाई बहन ने मिलकर। चबूतरे पे खड़े होकर उसकी नंगी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी इच्छा की पूरी परीक्षा लेने लगे कि हमें संतुष्टि नहीं हुई। लेकिन जब सो गए तो रानी को हम बाहर खोलकर घोड़े को बाहर ले आए, चबूतरे पर से उसकी पीठ पर चढ़ गए और धीरे धीरे क्या हुआ कि अपनी इच्छा को पूरी करने लगे। लेकिन फिर भी उसमें उनको आनंद नहीं आया। यह स्वाभाविक ही था, स्वाभाविक ना, प्रकृति एक बच्चे का जिस तरह से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इच्छा होती है, बराबर। कई बार कहते हैं कि यहाँ मत देखना, ये चीज़ मत छूना, तुम्हारे काम का नहीं। तो क्या होता है, साइकोलॉजी करने को, उसको देखने को, उसको जानने की बहुत इच्छा होती है। इस तरह बच्चों ने भी वैसा ही किया यहाँ पर। अब ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित तो हो जाती थी, बराबर। ताज रानी क्या हुई, इनकी अव्यवस्थाओं से वो तो आकर्षित तो होती थी उनकी तरफ। वास्तव में बालक में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर समान चेतना का ही बोध रहता है। बच्चे उतने चेतन, उतने समझदार होते नहीं, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। तो बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, वो ऐसा सोचते जैसे हम, वैसे पशु पक्षी भी सब हमारे जैसे ही स्वभाव के हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। निक्की जो क्या है वो पूंछ पकड़ कर झूलता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन है। बता रहे हैं कि हम लोग बैठ जाते थे उसके ऊपर, छोटे भाई बहन, और लेखिका उसमें तो होती नहीं थी, और जो निक्की और जो रोजी है उसकी पीठ और गर्दन पर उछलते कूदते रहते थे। ऐसा महसूस करते कि हम मयूर के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो
फिर रानी हम सब की शक्ति दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर आयाल पकड़कर बैठने वालों को वह धूल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत आने की उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा और कोई दुखी स्मृति उभर आई। उसकी पुरानी यादें उसको याद आ गई। वह वेगाने तेज रफ्तार से भागी, मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हों। यानी कि ये सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। बता रहे हैं कि यहाँ पे लेखिका कि एक दिन क्या हुआ कि हम उसकी नंगी पीठ पर बैठ गए, उसके बाल को पकड़ करके, और धीमी चालों चल रही थी। और एकाएक उसके भाई ने क्या किया, संटी यानी सोटी, लेखिका के भाई के हाथ में सोटी होगी, लकड़ी होगी, उसने उसके पैर में रानी के पैर में मार दिया। और रानी को पता नहीं क्या हुआ, उसको दुख पहुंचा। जो भी हुआ, वह तेज रफ्तार से भागने लगी। न नदी न पेड़ न नाले उसने कुछ देखा नहीं, और तेज रफ्तार से वो भागने लगी। तो उस समय लेखिका को लगा कि कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला। तो उसमें रानी को, मतलब कि महादेव वर्मा को अच्छा लग रहा था कि जैसे उड़न खटोला हवा में उड़ता, वैसे मैं भी उड़ रही हूँ। परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चित खड़ी रह गई, जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। प्रस्तर आने पत्थर। जैसे मैं नीचे गिरी तो वैसे रानी क्या हुई, वैसे वो वहाँ पर पत्थर की मूर्ति बन करके वहाँ पर खड़ी हुई। और उसको भी बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और फिर उसके बाद तो साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाना ने बिस्तर पर पड़े रहना। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनाने लगी। मेरे आंसू आ गए। मतलब कि पता नहीं, जब मैं ठीक हो गई तो काफ़ी समय तक मैं पथारी पर बिस्तर पर लेटी रही। जैसे मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा तो मैं रानी के पास गई और रानी मुझे देख कर क्या की, हिनहिनाने लगी। उसको अपने किए पर बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसे कैसे घटना घटित हो गई। और उसे देखकर लेखिका की आंखों में आंसू आने लगा कि एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे थे। सामान्यतः हम कोई भी बता रही लेखिका कि मेरे भाई का जन्मदिन था और मेरी नानी ने सोने के कड़े भाई के लिए भेजे थे। और जब भी हम कुछ भी नया पहनते थे जाकर रानी को दिखाते थे। आभूषण यानी सोने गहने पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते। सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर के कानों में वलय की तरह पहना दिया। वलय यानी जिसे कहते हैं कि गोल आकार, ऐसा बराबर कड़ा छल्ला जैसा। तो जो छल्ला था, जो सोने का था, तो रानी के भाई ने किसको पहना दिया, रानी के गले में पहना दिया। और पहना करके फिर वो क्या हुआ, वो भूल गया बराबर। तो फिर जब खेल में कड़े की बात भूल गए, संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़े का पता नहीं चला। यानी पूरा दिन तो बीत गया। बीत जाने के बाद शाम को जब घर पर इकट्ठा हुए तो माँ ने पूछा, भाई सोने के कड़े कहाँ गए जो नानी ने दिया था, लेकिन वो मतलब कि याद नहीं आया कड़े कहाँ गए। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने उस गहरा गड्ढा खोद कर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। बता रहे हैं कि जो उसके भाई ने सोने के कड़े जो रानी के कान में पहना दिए थे और किसी ने उसे ले करके क्या क्या कड़े उतार करके जमीन में उसे गाड़ दिया। जब शाम हुई तो उसकी छानबीन किया गया तो पता नहीं चला और फिर बाद में रानी हिनहिनाने लगी। किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन महादेव वर्मा के पिताजी का ध्यान गया और उन्होंने जाकर के रानी के बताए हुए इशारों पर जमीन को खोदा तो वहाँ मिट्टी में से सोने के कड़े
मिल गए और सभी रानी का क्या किया, रानी का सभी ने आभार व्यक्त किया और रानी सभी के दिलों में बस गई। फिर एक यहाँ पर घटना हुई बता रही है लेखिका की, एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है, बड़ा विचित्र घटना है जिसको मैं भुला भी अभी तक नहीं पाई। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। वह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा और भी है, और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया, यानी स्वीकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। सुबह देखते हैं कि रानी के बाजू में छोटा सा बच्चा है। बच्चे को देखकर सब हैरान हो गए और फिर सबने पूछना शुरू कर दिया, भाई ये बच्चा कहाँ से आया। तो सबने रामा को परेशान कर दिया और रामा को फिर उत्तर देना पड़ा कि यह छोटा जीव रानी के पेट में क्या दाना चारा खा करके पड़ा रहता था। तो रानी के जो भाई, सबसे छोटे भाई महादेव वर्मा, सॉरी जो छोटे भाई, उन्होंने पूछा कि क्या दूसरा बच्चा भी इसके पेट में है। तो रामा ने हाँ में सिर हिला दिया। अब तो बात यहाँ पर कुछ आगे ही बढ़ के देखते हैं। अब तो हम विस्मित भी हुए, विस्मित यानी आश्चर्य भी और क्रोध भी आया। ये छोटे जीव कोई काम धाम के नहीं करते और हमको पीठ पर बिठा कर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। अनेक उनको अच्छा नहीं लगा कि हम जो कुछ भी खिलाते हैं रानी को खिलाते हैं। बड़ा विचित्र जीव है, सब कुछ रानी का खाकर पेट में सोया पड़ा रहता है। तो बच्चों की क्या है, ये बच्चों की कहते कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि बच्चों की सोच, हर एक बच्चा उसी तरह से सोचता है जैसे महादेव वर्मा ने अपने विचारों को हमारे सामने व्यक्त किया है। अब यहाँ पर बात शुरू हुई। भाई ने कहा रानी का पेट चीर कर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें, बराबर। जब रामा ने कह दिया उसके पेट में एक बच्चा है तो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को क्या करें, उसके पेट को चीर डाले, उसमें से घोड़े के बच्चे निकाल लें। तब बच्चे घोड़ों पर ये छोटी बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। लेखिका ने भी वही सोचा, महादेव वर्मा ने भी सोचा कि जो रानी है वो मेरी सेवा में रहेगी और एक जू तो बाहर है, दूसरा जू आ जाएगा, एक मेरे भाई का एक मेरी बहन का। प्रस्ताव मुझे भी उचित लगा कि इन लोगों ने जो सोचा वह भी मुझे ठीक लगा। पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने वाला चाकू ले आया। कौन लेके आया? लेखक का भाई। तब मेरे साहस ने हिम्मत ने जवाब दे दिया। एक और समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? कि चाकू से पेट काट दिया, लेकिन उसको सिलाई कैसे करेंगे? माँ की महीन सुई, महीन यानी बहुत बारीकी, माँ के पास जो सुई है बहुत बारीकी है, बहुत छोटी सी है, तो सीना संभव नहीं था। माँ के पास जो सुई है उसे सिला नहीं जा सकता रानी का पेट। टाट सीने का बड़ा सूजा, टाट यानी जिसे कहते हैं कि आप गेहूँ और चावल की जो बोरियां सिली जाती हैं बाज़ार में, आप लोग देखे होंगे कि वो सिली हुई बोरियां, चावल है, गेहूँ है, कुछ भी देखो सिला हुआ होता है, उससे कहते हैं टाट जूत, बराबर। तो उसको सीने के लिए बड़े सुई, जिसे कहते हैं सूजा चाहिए, बराबर। तो अब यहाँ पर सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था। जो सूजा था वो कहाँ था? रामा अपने पास रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। यानी कि जो मतलब कि रानी के पेट चिरने की जो बात हुई थी, चाकू भी आ गई, लेकिन उसके पेट की सिलाई कैसे होगी? छोटी सुई चलेगी नहीं, उसके लिए सूजा चाहिए। सूजा जो घर का जो आदमी है रामा जो देखभाल करता है बच्चों का, वह सूजा कहाँ है? रामा के कोठरी में है, और वो मिलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो ताला लगा करके रखता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो घोड़े के जो बच्चा था वो बड़ा होने लगा और इनके बीच में दौड़ने लगा। तब इन सभी का क्रोध क्या हुआ? शांत हो गया। फिर उसके बाद जो उनका प्रस्ताव था, मतलब कि एक पर रानी पर मैं बैठूंगी और जो जीव बाहर आया है शिशु, उस पर मेरी बहन बैठेगी, जो पेट में है उसको बाहर निकालेगी, उस पर मेरा भाई बैठेगा। ताकि धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रस्ताव को भी क्या उनको याद नहीं रहा, वो सब भूल गए और धीरे धीरे जो रानी का जो बच्चा था बड़ा होने लगा। अन्य लेखक का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि शिशु मतलब कि बच्चे की जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि होती है, बच्चा जैसा देखता है वैसा वो सीखता है और उसके मन में हर एक बच्चे के मन में वो करने की इच्छा भी होती है और उसका अच्छा परिणाम हो गया, उसका बुरा परिणाम होगा, ये बच्चों को कुछ पता होता
नहीं है, ये तो बच्चों की भावनाएं हैं और हर एक बच्चा वही करता है जो उसकी इच्छा होती है। उन्हें नहीं पता होता है कि हम इसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या गलत व्यवहार कर रहे हैं, बराबर। तो इस पाठ से हमें मतलब क्या सीख मिलती है कि हर एक जीव के प्रति क्या हमारा मान सम्मान आदर करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ की चर्चा समाप्त हुई। आने वाले समय में इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।